गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू कॉमर्स नूक। लास्ट क्लास में हमने एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी सेशन 2 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ा, देन उसके बाद लोडिंग एंड अनलोडिंग का मीनिंग किया, देन उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। आज की क्लास का जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स फेस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इन रिटेल, यानी कि एक रिटेल के बिजनेस में एक रिटेलर को किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन। तो जब भी एक रिटेलर सामान को ट्रांसपोर्ट करवाता है, कहीं पे भेज रहा है या फिर कहीं से मंगवा रहा है, देन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है जो अराइज होती हैं। तो वो कौन सी प्रॉब्लम है, आज की क्लास में हम लोग वो ही पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ मेंटेनिंग सप्लाई चेन एफिशिएंसी इन फेस ऑफ इंक्रीजिंग रिस्क एंड अनप्रडिक्टेबिलिटी। तो कई बार क्या होता है कि कुछ अनप्रडिक्टेबल यानी कि जिसे आपने पहले से अज्यूम नहीं किया था या फिर आपने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन हो गया, ठीक है, या फिर कोई रिस्की सिचुएशन अराइज हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, आपकी जो सप्लाई चेन है ना वो डिसरप्ट बहुत जल्दी हो जाती है। पहले समझो सप्लाई चेन क्या है। सप्लाई चेन यानी कि आपके जो सप्लायर्स हैं जो आपको सामान पहुंचा रहे हैं, सप्लायर रिटेलर को सामान पहुंचाते हैं। तो जब ये जो सप्लायर्स हैं ये सामान टाइमली नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ठीक है, तो इस वजह से क्या होती है, ये जो आपकी सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो जाती है, यानी कि आपका सामान अब आपके पास टाइमली नहीं पहुंच पा रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से कि इंडियन मार्केट में ना एक दवाई की डिमांड सडनली बढ़ गई है, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो ये क्या एक अनप्रडिक्टेबल सिचुएशन थी, यानी कि जिसके बारे में रिटेलर को नहीं पता था, ठीक है। तो पहले मान लो कि सिर्फ 10 लोग हैं, वो आपसे वो दवाई लेकर जा रहे थे, लेकिन अचानक से क्या हुआ, 1000 लोग आ गए, ठीक है, वो एक ही दवाई आपसे डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इस केस में क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सप्लायर को कांटेक्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि एक अनप्रडिक्टेबल जिसे आपने पहले प्रिडिक्ट नहीं किया था वो सिचुएशन अराइज हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि सप्लायर तो एक ही है ना आपके पास, यहाँ पर चलो मान लो मल्टीपल सप्लायर्स भी हैं, लेकिन इसके पास और भी रिटेलर्स होंगे जो ये ही दवाई शायद डिमांड कर रहे होंगे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पर कि दवाई तो अभी उतनी ही बन रही है, लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, तो जिस वजह से आप तक वो सामान टाइमली नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। तो रिटेल के बिज़नेस में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है जब आपके पास कोई अनप्रडिक्टेबल सिचुएशन अराइज होती है, जहाँ पर सप्लायर क्या करता है, कई बार आपको टाइमली सामान नहीं पहुंचा पाता है, ठीक है। अब वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी रिस्की सिचुएशन हो सकती है, कोई भी अनप्रडिक्टेबल सिचुएशन हो सकती है, जिस वजह से आपके पास सामान टाइम पे नहीं पहुंचेगा। अब अगर आपके पास सामान नहीं टाइम से पहुंचेगा तो आगे आपके कस्टमर के पास भी नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द many problems that is faced in transportation. Next problem is infrastructure congestion worsened by unforeseen or uncontrollable events. इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले देखें। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आपके जो डैम्स हो गए, आपके हाईवेज़ हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, रोड्स हो गई, ये क्या है, ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, मेरा इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कंजेशन यानी कि किसी ना किसी रुकावट की वजह से क्या है, किसी भी वजह से मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर कंजेस्ट हो जाता है, किसी भी अनकंट्रोलेबल इवेंट की वजह से। लेट्स से कि वो नेचुरल डिज़ास्टर भी हो सकता है, कोई लेबर स्ट्राइक यानी कि आपका जो वर्कर है उसने हड़ताल कर ली, टेररिज्म की वजह से भी ये इवेंट अराइज भी होता है। तो लेट्स से कि एक जगह पर कहीं पे बाढ़ आ गई, तो उस वजह से कि वहाँ पे क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का कंजेस्ट हो गया, तो बाढ़ आई, वहाँ पे सड़कें बंद हो गई, तो उस वजह से क्या हुआ, आपके पास सामान देरी से पहुँचा, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कंजेशन का, कि लेबर स्ट्राइक, जो आपके पास जो लेबर था, जो वर्कर था, उसने हड़ताल कर दी। अब हड़ताल कर दी तो वहाँ पर सामान नहीं बनेगा, या फिर जो ट्रक्स वाले थे उन्होंने हड़ताल कर दी, ठीक है।
वो नहीं सामान पहुंचाएंगे, तो इस वजह से आपके पास सामान अब टाइमली नहीं पहुंचा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंजेशन की वजह से एक अनकंट्रोलेबल ये वो सिचुएशन है जो कि एक रिटेलर कंट्रोल नहीं कर सकता है, जो उसके हाथ से बाहर है। ठीक है, तो एक रीज़न इसका टेररिज्म भी हो सकता है कि कहीं पर कोई टेररिज्म की एक्टिविटी हुई जिस वजह से वहाँ पे वो जो एरिया है वो शायद ब्लॉक कर दिया हो, या फिर वहाँ की मूवमेंट थोड़ी स्लो कर दी हो, तो इस वजह से भी रिटेलर के पास सामान थोड़ा देरी से पहुँचा। ठीक है, तो देर आर वेरियस रीजंस वाई कि एक रिटेलर के पास सामान थोड़ा डिले हो रहा है, सामान पहुंचने में थोड़ा डिले हो रहा है। अब कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जो कि एक रिटेलर के कंट्रोल में है, जिसे वो प्रेडिक्ट कर सकता है, और ये जो सिचुएशन है ये वो है जहाँ पर ये वो सिचुएशन है जो कि एक रिटेलर के हाथ से बाहर है। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग कॉस्ट। अब कॉस्ट कैसे इंक्रीज़ होती है, तो रिटेलर जब भी अपना सामान ट्रांसपोर्ट करवा रहा है कहीं पे, तो उसे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा एक्सपेंसेस उसके बढ़ जाते हैं। तो जितना ज़्यादा दूर उसका सामान अगर वो पहुंचा रहा है, या फिर जहाँ से वो सप्लाई करवा रहा है वो बहुत ज़्यादा दूर है, तो उसे फ्यूल भी तो पे करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ टैक्सेस भी उसे पे करने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ सिक्योरिटी की कॉस्ट भी है, वो भी उसे पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब पॉइंट्स क्या हैं, ये आपकी कॉस्ट को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, जब भी आप एक रिटेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हो तो आपके कॉस्ट अपने आप ही इंक्रीज़ होती रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ यूजिंग रिटेल ट्रांसपोर्ट फॉर क्रॉस बॉर्डर इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। क्रॉस बॉर्डर यानी कि मैं एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर की तरफ सामान भेज रही हूँ। तो अब जब भी आप अपने क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स करते हो ना, तो ये प्रोसेस ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है और टाइम कंज्यूमिंग तो होता ही है। तो लेट्स से कि आपने यूके में अपना सामान भेजा इंडिया से, तो अब यहाँ पर सामान भेजते भेजते ही आपको बहुत सारी परमिशंस पहले तो लेनी पड़ती है। रिटेल कंपनीज नीड्स एट लीस्ट 12 डिफरेंट परमिशन इशूड बाय डिफरेंट अथॉरिटीज़। बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं जो इंडिया के अंदर आपके बिज़नेस को चलाने में आपकी हेल्प करती हैं, तो इनकी परमिशंस लेना पहले ज़रूरी होता है, राइट। तो 12 डिफरेंट परमिशंस आपको लेनी पड़ती हैं एक सामान को दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो ये अलग से एक प्रॉब्लम बन जाती है कि आपको एक तो पैसा तो आपका लग ही रहा है, साथ में आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, और साथ में आपको बहुत सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को साइन भी करना पड़ रहा है। ठीक है, लास्ट प्रॉब्लम है, फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स नीडेड कस्टम क्लियरेंस बिफोर सेंडिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। पहले ये समझो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्या है। इम्पोर्ट है जब कहीं बाहर से इंडिया सामान आ रहा है, एक्सपोर्ट है जब मेरी कंट्री से या फिर मैं सामान कहीं बाहर भेज रही हूँ। लेट्स से यूके से इंडिया सामान आ रहा है, तो ये हुआ इम्पोर्ट। ठीक है, अब अगर इंडिया से यूके सामान जा रहा है, ये हुआ एक्सपोर्ट। ठीक है, तो जब बाहर से इंडिया में सामान आएगा तो वो होता है इम्पोर्ट, अगर इंडिया से बाहर जाएगा वो होता है एक्सपोर्ट। तो जब भी एक रिटेलर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करवाता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, पहले कस्टम क्लियरेंस करवाना पड़ेगा। कस्टम क्लियरेंस क्या है, कस्टम क्लियरेंस ये वो प्रोसेस है जिसमें कस्टम अथॉरिटीज़ या फिर कस्टम ऑफिसर्स क्या करते हैं, पहले आपका सामान एक बार चेक करते हैं, आपके सामान को वो इंस्पेक्ट करते हैं, चेक करते हैं, उसके बाद वो क्लियर का साइन दे देते हैं कि अब आप अपना सामान भेज सकते हो या फिर मंगवा सकते हो। ठीक है, इनकी परमिशन के बगैर आप अपना सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं करवा सकते हो। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में भेजने से पहले एक बार आपको कस्टम क्लियरेंस लेना पड़ता है कस्टम ऑफिसर्स से। ये क्या करते हैं, ये आपके सामान को इंस्पेक्ट करते हैं, ये देखते हैं कि आपका सामान ठीक है या नहीं है, उसकी क्वालिटी ठीक है या नहीं है, क्या वो हमारे जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए हैं उससे मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
ठीक है। तो ये पहले एक इंस्पेक्शन होती है उस सामान की, चेकिंग होती है, डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसका पूरा का पूरा चेकअप होता है। उसके बाद हम क्या, ये जो हमारे ऑफिसर्स हैं उसको क्लियरेंस देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में जाएगा आपका सामान। ठीक है, तो अब ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है तो बहुत अच्छी, पर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और टाइम लगता है उसके साथ ही पैसा भी लगता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो एक रिटेलर को फेस करनी पड़ती है जब वो अपना सामान ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ सॉल्यूशन टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स। ये जो कुछ प्रॉब्लम हमने देखी, अब इनके सॉल्यूशंस भी देख लेते हैं। तो क्या सॉल्यूशन है हमारे पास? पहले एनहांस सप्लाई चेन रेजिलियंस बाय डाइवर्सिफाइंग सप्लायर्स। ऐसा कहते हैं कि आपको कभी भी एक सप्लायर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आपको हमेशा अपने सप्लायर को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। डाइवर्सिफाई यानी कि आपके पास मल्टीपल सप्लायर्स होने चाहिए। लेट्स से कि आप सप्लायर ए से सामान मंगवा रहे थे, तो किसी कारणवश उसका बिज़नेस मान लो बंद हो गया, या फिर वहाँ पर कोई बाढ़ वगैरह आ गई जिस वजह से वो आपको सामान नहीं दे पाया, तो अब आपके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल होनी चाहिए। एक या दो तीन जितने मर्जी हों, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि आपका बिज़नेस नहीं रुकना चाहिए उस एक सप्लायर की वजह से। ठीक है, तो मान लो एक सप्लायर ने बंद कर दिया, एक सप्लायर ने आपको सामान नहीं भेजा, तो आपके पास बी और सी ऑप्शंस पहले से ही रेडिली अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर मैं आपको बता चुकी हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। ये जो आपके डैम्स, हाईवेज, बिल्डिंग्स, रोड्स, ये सब किसका पार्ट है? ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। ऑब्वियस सी बात है कि ये इसके अंदर कौन इन्वेस्ट करता है? गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को, आपके कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा कौन लगाती है? गवर्नमेंट लगाती है। अब जितना ज़्यादा बेटर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उतना ही उतनी ही आपकी इकॉनमी स्ट्रांग होगी। ठीक है, आपकी जितनी रोड्स अच्छी होंगी, उतना ही आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का फ्लो है वो स्मूथ रहेगा। ठीक है, तो ये अगेन आपको हर एक कंट्री अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इसीलिए पैसा लगाती है, ताकि उनका जो बिजनेस है वो स्मूथली रन होता रहे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्लीमेंट रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स लाइक कैमरास, ट्रैकिंग सिस्टम एट्सेट्रा। हर एक बिज़नेस को अपना सिक्योरिटी मेजर्स स्ट्रॉन्ग रखने चाहिए। अब सिक्योरिटी मेजर्स में क्या क्या आ जाएंगे? एक तो कैमराज होने चाहिए उनके पास, दूसरा ट्रैकिंग सिस्टम। ट्रैकिंग सिस्टम यानी कि अगर आप अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पे भेज रहे हो, तो उसके ऊपर एक ना ट्रैकिंग नंबर लिखा होता है आजकल। तो लेट्स से एक रिटेलर ने अपना सामान मान लो अहमदाबाद से लेट्स से लुधियाना भेजा। ठीक है, तो अब जब उसने सामान अपने स्टोर से लोड कर किया ट्रक के अंदर, तो उसने देन कुछ ना कुछ ऑब्वियसली कैमरा लगा है, देन वो रिकॉर्ड हुआ होगा कि सामान जा चुका है। देन ट्रैकिंग कोड उसके ऊपर लिखा हुआ था जो पैकेजिंग की हुई थी। ठीक है, देन यानी कि जैसे ही वो अहमदाबाद से सामान निकला, लुधियाना पहुंचा, वो पूरा रास्ता सामान की पूरी ट्रैकिंग होती गई है। तो अब इस ट्रैकिंग का फ़ायदा क्या है? इससे आपकी सिक्योरिटी, आपके बिज़नेस की सिक्योरिटी, या फिर आप कह सकते हैं आपके गुड्स की सिक्योरिटी बनी रहती है। ठीक है, तो जब तक आपका सामान ट्रांजिट में है, ट्रांजिट यानी कि रास्ते में है, आपके सामान की सिक्योरिटी इंश्योर्ड रहती है। ठीक है, तो आपका जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो हमेशा आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अडॉप्ट कॉस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़। अब एक रिटेलर के ना खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो हमेशा ट्राई करता है कि वो ऐसी स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल करे जिससे कि उसका जो खर्चा है वो कम से कम हो। अब बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से कुछ एक आप ये देख सकते हो। एक तो होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कर सकती हूँ। इन्वेंट्री मैनेजमेंट यानी कि मैं अपने इन्वेंट्री को, यानी कि अपने गुड्स को इस तरीके से मैनेज कर रही हूँ कि मेरा खर्चा कम हो जाए और मेरे प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हो जाएं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है ये, 10th में हम लोग इसको थोड़ा बैचलर्स में ज़्यादा पढ़ते हैं कि हम लोग कैसे इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़, इसी के अंदर हम और क्या कर सकते हैं?
आप नेगोशिएटिंग कर सकते हो, नेगोशिएटिंग कर सकते हैं। क्या होता है नेगोशिएटिंग? फॉर एग्जांपल आपके पास दो सप्लायर्स हैं, एक है ए और बी, दोनों आपको एक आपको 100 रुपये में सामान दे रहा है, एक आपको 120 रुपये में दे रहा है। आपने देखा कि ये जो 100 रुपये का जो सामान बेच रहा है ना, वो थोड़ा उसकी क्वालिटी थोड़ी नीचे है, ठीक है, अच्छी नहीं है। लेकिन जो 120 वाला है उसका सामान अच्छा है लेकिन थोड़ा महंगा है। तो आप पहले तो क्या करोगे, ए वाले को तो पहले मना ही कर दोगे, ठीक है। बी वाले में आप क्या करोगे, आप इसके साथ प्राइस नेगोशिएट करोगे। आप इसे बोल सकते हो 110 तक प्राइस कर लो अपना, राइट। तो आपको अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल करना है, नेगोशिएशन करना है, इन्वेंट्री को मैनेज करना है, या फिर अपनी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को किसी ना किसी तरीके से कम करना है जिससे कि आपकी कॉस्ट कम हो सके। अब ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कैसे कम हो सकती है आपकी? ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होगी कि आप ऐसा रूट चूज़ करो जिससे कि आपको कम पैसे देने पड़े, ठीक है। लेट्स से कि रेलवे है, रेलवे से सामान आ रहा है तो वो थोड़ा सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू एयरवे, ठीक है। तो आपको ऐसी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी है अपने बिजनेस में जिसमें कि आपका फ़ायदा ज़्यादा हो और आपकी कॉस्ट कम हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंश्योर कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। इंडस्ट्रीज स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं कंपनीज़ के लिए जो कि हर एक कंपनी फॉलो करती हैं। अब इनका पर्पस क्या है, ये इंश्योर करती हैं कि जो बिजनेसेस हैं वो प्रॉपरली काम करते रहें। अब यहाँ पर ये ध्यान रखते हैं कि सेफ्टी मेजर्स प्रॉपरली फॉलो हों, ठीक है। सिक्योरिटी मेजर्स जिसमें कि आपके ये जो कैमरा सर्वेलेंस आ गए ये सब आ जाता है। सेफ्टी मेजर में आके आपकी ट्रांसपोर्टेशन की सेफ्टी आ जाती है, आपके वर्कर की सेफ्टी आ जाती है, ये सब इसका पार्ट है। देन आ जाता है आपका सस्टेनेबल है आपका बिजनेस या नहीं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सस्टेनेबिलिटी है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या फोकस हो रहा है आपका, मेजरली ये देख रहे हैं कि आप कितने कंप्लायंट हो, ये जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है जो गवर्नमेंट ने सेट किया है या फिर इंडस्ट्रीज़ ने सेट किए हैं, आप उनको कितना फॉलो कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम फॉर एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशंस। ऑपरेशन यानी कि एक्टिविटीज़, जो एम्प्लॉयज़ आपके ट्रांसपोर्टेशन के एक्टिविटीज़ को हैंडल कर रहे हैं आप उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करो ताकि जब भी कोई इशू अराइज होता है देन उन्हें उसे टैकल करना प्रॉपरली आ जाए, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस इन ट्रांसपोर्टेशन इन रिटेल बिजनेस। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हमारा सेशन 3 स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आज की क्लास आपको क्लियर होगी हो, थोड़ी सी टिपिकल थी पर आई होप कि आपको थोड़े पॉइंट्स क्लियर हो गए हों आज की क्लास के बाद। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।